नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक की परतें खोलने वाले हैं जो सच में देश की अर्थव्यवस्था की पूरी रफ्तार तय कर रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के सड़क नेटवर्क में हो रहे उस जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की जो इस वक्त देश के हर कोने में आकार ले रहा है। देखिए, इन शानदार सड़कों और एक्सप्रेसवेज के पीछे ना सिर्फ कंक्रीट और डामर नहीं है, इसके पीछे एक कमाल की इंजीनियरिंग और एक बहुत ही बड़ा अर्थशास्त्र छिपा है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस पूरे ढांचे को डिकोड करते हैं। अब इस विषय की विशालता को समझने के लिए जरा इस भारी भरकम आंकड़े पर गौर करें। 1,46,000 किलोमीटर। जी हां, आज के समय में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है। मतलब ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये एक ऐसा महाजाल है, एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहा है और विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे भारत के विशाल नेटवर्क की, फिर समझेंगे सड़कों के प्रकार, इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोफाइल, फिर ऐतिहासिक बाधाएं, लागत और टोल, और आखिर में गतिशक्ति योजना। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का विशाल नेटवर्क और विकास का मार्ग। चलिए सीधे बात पर आते हैं। देखिए, किसी भी देश में ना सड़कों का सीधा कनेक्शन उसकी अर्थव्यवस्था के विकास से होता है। सड़कें सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ती, ये व्यापार, खेती और उद्योगों की असली जीवन रेखा होती हैं। आज के डेटा को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में सड़कों का योगदान लगभग 4% है। और यहाँ मुख्य बात क्या है? सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि अगर इन हाईटेक सड़कों पर सफर का समय कम होता है, गाड़ियां अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंचती हैं, तो पहियों के इस तेज घुमाव के साथ साथ हमारी पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी टॉप गियर में आ जाएगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सड़कों के प्रकार, यानी पेवमेंट को डिकोड करना। देश में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है ना, उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके बेसिक शब्दों को सुलझाना होगा। अक्सर हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच काफी कंफ्यूजन रहता है। इसे समझने के लिए एक ओपन चैनल और क्लोज्ड पाइप का उदाहरण लेते हैं। जो हमारे पारंपरिक नेशनल या स्टेट हाईवे होते हैं, वो जमीन से सीधे जुड़े होते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति या अचानक कोई जानवर, ट्रैक्टर सीधे खेत से सड़क पर आ सकता है। इसे हम ओपन चैनल कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक्सप्रेसवे। इन्हें जमीन से काफी ऊपर उठाकर बनाया जाता है, एकदम एक क्लोज्ड पाइप की तरह, जहां कोई भी रैंडम एंट्री बिल्कुल नामुमकिन कर दी जाती है। और बस इसी वजह से इन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की एक सुरक्षित स्पीड लिमिट तय की जा सकती है। अच्छा, एक्सप्रेसवे से भी एक कदम आगे की चीज होती है जिसे फ्रीवे कहा जाता है। ये मान लीजिए कि भविष्य की तकनीक है। एक्सप्रेसवे का भी नेक्स्ट लेवल। इसमें सुरक्षा और गति का स्तर इतना ज्यादा होता है कि स्पीड लिमिट्स को और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कहीं से भी घुसने या रैंडम एंट्री की संभावना बिल्कुल शून्य होती है, जीरो। खैर, भारत अभी एक्सप्रेसवे के युग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर मुड़ते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोफाइल, यानी एक मेगा प्रोजेक्ट की केस स्टडी। इसी इंजीनियरिंग मानक का सबसे बेहतरीन और ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा ये शानदार एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर सीधे प्रयागराज तक जाएगा। जरा सोचिए, पहले जिस सफर में कानपुर के रास्ते बहुत ज्यादा समय लग जाता था, वो अब 120 की स्पीड के साथ महज 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। है ना कमाल? सफर की सुविधा के लिए इसमें खास कोको मॉडल पर बीपीसीएल के पेट्रोल पंप और रेस्ट एरिया भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इसकी आपातकालीन हवाई पट्टियां। जी हां, सड़क पर सीमेंट से बनी ये खास एयर स्ट्रिप्स युद्ध के समय फाइटर जेट्स को उतारने के लिए डिजाइन की गई हैं, ताकि अगर कभी दुश्मन हमारे एयरबेस को निशाना बनाए तो ये एक्सप्रेसवे हमारे जेट्स के लिए एक सुरक्षित बैकअप बन सकें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश अब देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां चार अलग अलग एक्सप्रेसवेज पर ये रणनीतिक फाइटर जेट एयर स्ट्रिप्स मौजूद हैं। गंगा एक्सप्रेसवे तो है ही, इसके अलावा यमुना, लखनऊ आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी ये खास मिलिट्री सुविधा दी गई है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ऐतिहासिक बाधाएं और इस प्रोजेक्ट की 15 साल की गाथा। देखिए, इतने विशाल प्रोजेक्ट्स कभी भी रातों रात नहीं बनते। गंगा एक्सप्रेसवे का इतिहास भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस 15 साल लंबी कहानी का पहला विचार 2007 में आया था और तब इसकी आधारशिला भी रखी गई थी। लेकिन फिर 2009 में पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ना मिलने की वजह से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। नतीजा, निवेशक कंपनी पीछे हट गई और यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया।
फिर सालों बाद 2019 से 2021 के बीच इसे दोबारा पुनर्जीवित किया गया। सारी मंजूरियां फिर से ली गईं और आखिरकार दिसंबर 2021 में इस पर दोबारा काम शुरू हुआ। अब 2026 तक इसके पूरी तरह से बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब 5वें भाग पर आते हैं, लागत और टोल यानी गति का असली अर्थशास्त्र। आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जमीन पर आकार कैसे लेता है। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब है कि किसी पुरानी सड़क को चौड़ा नहीं किया गया है, बल्कि बिल्कुल नए सिरे से खेतों और खाली जमीन पर यह सड़क बनाई गई है। 12 अलग-अलग जिलों से होकर गुजरने वाले इस विशाल हाईवे के लिए 7,453 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। लगभग 83,000 किसानों को 9,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुआवजा दिया गया। और इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 37,350 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह आंकड़ा ही बता देता है कि इस प्रोजेक्ट का पैमाना कितना विशाल है। इस 594 किलोमीटर लंबे निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए इसे 4 चरणों में बांटा गया था। काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी बदायूं से लेकर प्रयागराज तक के 75% हिस्से का निर्माण अडानी ग्रुप ने किया है, जो देश में पहले से ही कई बड़े रोड प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। और जो शुरुआती 25% हिस्सा है, उसका निर्माण IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया है। अब सवाल उठता है कि एक आम यात्री के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा असर जेब पर क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई इस एक्सप्रेसवे पर पूरी 594 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसे टोल के रूप में लगभग 1515 रुपए चुकाने होंगे। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो गंगा एक्सप्रेसवे का टोल रेट लगभग 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर बैठता है। आम हाईवेज के मुकाबले ये काफ़ी महंगा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सीधी इकोनॉमिक्स यही है कि जो 37,350 करोड़ रुपए का विशाल निवेश हुआ है ना, उसकी वसूली आने वाले सालों में इसी प्रति किलोमीटर टोल दर के जरिए ही की जाएगी। तो इतने ऊंचे टोल और लागत के बावजूद ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल कर रख देगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच हापुड़ में नए लॉजिस्टिक क्लस्टर्स बनेंगे। अमरोहा और शाहजहांपुर के गन्ना किसानों की फसल अब बहुत तेजी से दिल्ली और दूसरे बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। संभल के मंदिरों तक पर्यटकों का पहुंचना आसान हो जाएगा और हरदोई, उन्नाव जैसे इलाकों में तेजी से नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होंगे। मतलब सड़क की गति का सीधा असर स्थानीय व्यापार की गति पर पड़ेगा। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, गति शक्ति योजना, हमारा राष्ट्रीय मास्टर प्लान। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के एक खास एक्सप्रेसवे को बहुत करीब से समझा। अब जरा अपना नजरिया थोड़ा बड़ा करते हैं। आखिर ये अकेला प्रोजेक्ट भारत की किस बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है? देश भर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 2017 में भारतमाला परियोजना शुरू हुई थी, जिसे 2022 के आसपास पूरा कर लिया गया। लेकिन बात सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं रहनी थी। इसलिए 2021 में एक बहुत ही व्यापक प्लान सामने आया, PM गति शक्ति मास्टर प्लान। और इसी महायोजना का नतीजा है कि आज हम 1.46 लाख किलोमीटर के इस विशाल नेटवर्क तक पहुंच चुके हैं। देखिए, गति शक्ति का असली मकसद सिर्फ सड़कें बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका टारगेट है 7 प्रमुख स्तंभों को एक साथ जोड़ना। ये हैं सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स। इन सातों को एक ही तालमेल में, एक ही सिंक्रोनाइजेशन में विकसित करना है, ताकि भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस सिंक्रोनाइज्ड लॉजिस्टिकल डोमिनेंस यानी एक कंप्लीट और सुव्यवस्थित परिवहन नेटवर्क की जरूरत है, उसे जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। तो आज हमने इस पूरे ढांचे की इंजीनियरिंग, इसके उतार चढ़ाव वाले इतिहास और इसके पीछे के भारी भरकम अर्थशास्त्र को समझा। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इन हाईटेक एक्सप्रेसवेज पर लगने वाला ये महंगा टोल आम जनता की जेब पर भारी पड़ेगा, या फिर इसके बदले में जो समय बचेगा और अर्थव्यवस्था को जो तेज रफ्तार मिलेगी, वो भविष्य में इस कीमत को पूरी तरह से सही साबित कर देगी? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और हमारी जेब से होने वाले खर्च के बीच का एक ऐसा बैलेंस है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।